हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग। ठीक है, और इसका फिफ्थ एडिशन पढ़ रहे हैं और इसके जो ऑथर हैं वो हैं बहरोज ए फ्रोजन। ठीक है, हमने इसके अंदर जो चैप्टर खत्म किया था तो हम उसका नेक्स्ट चैप्टर आज कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमने चैप्टर 3 में क्या पढ़ा था। तो चैप्टर 3 में हमने फिजिकल लेयर को कवर किया था और आज हम उसी फिजिकल लेयर को आगे बढ़ाएंगे। ये जो चैप्टर 4 है ये भी फिजिकल लेयर का ही पार्ट है। ठीक है, तो डिजिटल ट्रांसमिशन हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो डिजिटल ट्रांसमिशन क्या होता है समझते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है डिजिटल टू डिजिटल ट्रांसमिशन कन्वर्जन करना। तो चैप्टर 3 के अंदर हमने डिस्कस किया था कि डेटा या तो डिजिटल फॉर्म में होता है या फिर एनालॉग फॉर्म में। ठीक है, तो अगर वो डिजिटल से डिजिटल में हम ट्रांसफर करते हैं तो उसमें क्या प्रोसेस होती है तो देखते हैं। तो कन्वर्जन अगर हम करते हैं कभी भी, है ना, तो डिजिटल से डिजिटल में, तो इसके लिए हमारे पास 3 टेक्निक होती है, दैट इज लाइन कोडिंग, ब्लॉक कोडिंग एंड स्क्रम्बलिंग। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं कि इन तीनों को करने कभी देखो एक चीज और ध्यान रखना कि लाइन कोडिंग जो होती है ना हमेशा जरूरी होती है, इट्स ऑलवेज नीडेड। ठीक है, बट वहीं अगर मैं ब्लॉक कोडिंग और स्क्रम्बलिंग की बात करूं दैट इज मे और मे नॉट बी नीडेड। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हमको ब्लॉक कोडिंग या स्क्रम्बलिंग करने की जरूरत पड़े, बट लाइन कोडिंग इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो लाइन कोडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डिजिटल डेटा टू डिजिटल सिग्नल्स। ध्यान रखना, डेटा और सिग्नल दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं डेटा क्या हो सकता है, तो डेटा कुड बी अ फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, नंबर्स, ग्राफिकल इमेजेस, ऑडियो, वीडियो एंड सो ऑन, जो किसी सीक्वेंस ऑफ बिट में स्टोर्ड हो कंप्यूटर के अंदर, है ना, कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर। वी कैन से दैट। तो लाइन कोडिंग क्या करती है, सीक्वेंस ऑफ बिट्स को कन्वर्ट करती है डिजिटल सिग्नल में। यानी हम क्या कर रहे हैं, डेटा को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, सिग्नल्स में। दैट्स वाई हम इसको क्या कह रहे हैं, डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन। ठीक है, अब हम बात करते हैं एट द सेंट्रल लेवल पे। अगर मैं सेंट्रल लेवल की बात करती हूँ तो यहाँ हम एनकोडेड करते हैं किसी डिजिटल सिग्नल को। वहीं अगर मैं बात करूँ डिकोडिंग करते हैं हम रिसीवर साइड पर, है ना, कहाँ पर, रिसीवर साइड पे किसी डिजिटल सिग्नल को। डायग्राम के थ्रू समझते हैं, देखो जैसे कि सेंडर है और यहाँ है रिसीवर, है ना। तो अगर मेरा डेटा डिजिटल है और ये भी डिजिटल से हम डिजिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर एनकोडेड हो रहा है क्योंकि ये सेंट्रल साइड है और हमने क्या करा, इसको कन्वर्ट किया है। और फिर डिकोडर कहाँ पे यूज हो रहा है, रिसीवर साइड पे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, देखो एक होता है सिग्नल एलिमेंट्स और एक होता है डेटा एलिमेंट। समझते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। तो ए डेटा एलिमेंट इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी, है ना। जो डेटा एलिमेंट होती है वो एक छोटी सी एंटिटी होती है दैट कैन बी रिप्रेजेंट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। इट्स अ छोटा सा टुकड़ा लाइक इंफॉर्मेशन का, दिस इज बिट, है ना, ये बिट है। अब अगर मैं बात करूं सिग्नल एलिमेंट की, दैट इज की शॉर्टेस्ट यूनिट ऑफ टाइम वाइज, है ना। हम सिग्नल, जब भी सिग्नल की बात करेंगे तो हम टाइम की बात करेंगे, है ना, कि समय के साथ वो आ रही है कि नहीं। तो दैट्स वाई कि द डिफरेंस बिटवीन देम, कि डेटा एलिमेंट सिर्फ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है, वहीं अगर सिग्नल की बात करते हैं तो सिग्नल इज अ ऑल्सो स्मॉलेस्ट यूनिट, बट टाइम वाइज हम बोलते हैं इसको, है ना, टाइम वाइज डिजिटल सिग्नल है। अगर मैं अब डेटा रेट की बात करती हूँ और सिग्नल रेट, हम ये छोटे छोटे टर्म को इग्नोर नहीं करेंगे क्योंकि इन्हीं पे हमारे आगे की डेफिनेशंस डिपेंड है। तो व्हाट इज डेटा रेट और व्हाट इज सिग्नल रेट। डेटा रेट क्या होती है, नंबर ऑफ डेटा एलिमेंट्स, है ना। अगर हम डेटा रेट की बात करते हैं तो डेटा एलिमेंट्स के नंबर जो होंगे इन 1 सेकेंड सेंड करेंगे हम इन 1 सेकेंड में, दैट इज कॉल्ड डेटा रेट। और सिग्नल रेट क्या हो जाएगा, जो नंबर ऑफ सिग्नल्स हम सेंड करेंगे 1 सेकेंड में, दैट इज सिग्नल रेट। ठीक है, डेटा रेट को हम कुछ कभी कभी क्या कहते हैं, बिट रेट भी कहते हैं, वहीं हम सिग्नल रेट को कभी कभी पल्स रेट, मॉड्यूलेशन रेट या बर्ड रेट भी कहते हैं। सो याद रखना कि डेटा रेट इज ऑल्सो कॉल्ड अ बिट रेट एंड सिग्नल रेट इज ऑल्सो कॉल्ड अ पल्स रेट, मॉड्यूलेशन रेट और बॉड रेट। ठीक है, अब अगर जानते हैं कि कम्युनिकेशन में हमारा गोल क्या होगा, तो कम्युनिकेशन में हम हमेशा चाहेंगे कि डेटा रेट हमेशा इंक्रीज हो। ठीक है, क्योंकि डेटा रेट इज रिलेटेड विद स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन ना, और डिक्रीजिंग द सिग्नल रेट, और सिग्नल रेट हमेशा कम हो। क्यों, क्योंकि सिग्नल इज रिलेटेड विद टाइम, और जितना कम टाइम हमें चाहे मतलब हमारे डेटा को सेंड करने में लगेगा दैट इज गुड, है ना। तो इंक्रीजिंग द डेटा रेट इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द ट्रांसमिशन, जितना ज्यादा डेटा रेट बढ़ेगा उतनी ज्यादा स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन बढ़ेगी। वहीं डिक्रीजिंग द सिग्नल रेट की बात करते हैं तो अगर सिग्नल रेट कम होगा तो बैंडविथ जो रिक्वायरमेंट की बैंडविथ की रिक्वायरमेंट उतनी ही कम होगी। इसको एक फॉर्मूले से समझते हैं और इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिलेशनशिप हम देखें दोनों के बीच में तो क्या हो जाएगा, देखो सिग्नल रेट यानी एस क्या है, सिग्नल रेट है, और एन क्या है, हमारा डेटा रेट है, डिवाइडेड बाय इसकी रिलेशनशिप, मतलब आर से हम डिवाइड कर रहे हैं इसको। ठीक है,
तो ये दोनों एक दूसरे के ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि डेटा रेट अगर बढ़ेगा तो सिग्नल रेट कम होगा, है ना, सो ठीक है। आगे समझते हैं। ऑल्दो द एक्चुअल बैंडविड्थ ऑफ डिजिटल सिग्नल इज इनफाइनाइट, मतलब जो एक्चुअल बैंडविड्थ होती है डिजिटल सिग्नल की वो क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। वहीं अगर मैं इफेक्टिव बैंडविड्थ की बात करती हूँ तो फाइनाइट होती है। ठीक है, आगे समझते हैं। देखो लाइन कोडिंग की स्कीम से कुछ हम स्कीम समझ लेते हैं पहले। सबसे पहले लाइन कोडिंग की स्कीम होती है यूनिपोलर, पोलर, बाईपोलर, मल्टी लेवल और मल्टी ट्रांजिशन। ठीक है, देखो यूनिपोलर में हम एनआरजेड यूज करेंगे, हम इसको आगे समझेंगे अच्छे से, और जो इंपॉर्टेंट होगा वही पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, पोलर में एनआरजेड तो होती है, आरजेड भी होती है, बाईफेस होती है, मैनचेस्टर और डिफरेंशिएशन मैनचेस्टर, ये दो बाईफेस के, है ना, अलग अलग मतलब टाइप्स कह सकते हैं। एएमआई एंड सूडो टर्नरी, और ये बाकी के हैं हमारे, तो ये हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये एनआरजेड से क्वेश्चन बनते हैं, यानी यूनिपोलर पोलर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं यूनिपोलर की स्कीम क्या कहती है। तो ऑल सिग्नल्स लेवल्स आर ऑन वन साइड ऑफ द टाइम एक्सिस आइदर अबव और बिलो, सारे जो सिग्नल्स के लेवल होंगे वो या तो अबव होंगे या फिर बिलो होंगे। ठीक है, एनआरजेड मतलब क्या, नॉन रिटर्न टू जीरो, इसका फुल फॉर्म है ना। तो यूनिपोलर स्कीम वाज डिजाइन एज ए नॉन रिटर्न टू जीरो, है ना, हम देख सकते हैं ये इससे डिपेंड करेगा। और वहीं अगर मैं पोलर की बात करती हूँ तो पोलर इज ऑल्सो एनआरजेड, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ तो इसमें हम पॉजिटिव वोल्टेज को हम 1 बिट से डिफाइन करेंगे। जब भी पॉजिटिव वोल्टेज होगा तो हम 1 बिट से डिफाइन करेंगे, और वहीं जीरो वोल्टेज डिफाइन करेंगे 0 बिट से। ठीक है, got it is also called NRZ because the signal does not return to zero at the middle of the beat। मतलब यहाँ पर ये इसकी डिसएडवांटेज मान सकते हैं, जो हम आगे कवर करेंगे कि कैसे इसको ओवरकम है। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इट इज कॉल्ड एनर्जेट, क्योंकि सिग्नल है ना कभी भी मिड में हमको जीरो रिटर्न नहीं करता है। ठीक है, अब पोलर स्कीम की बात करते हैं, क्योंकि हमने यूनिपोलर पढ़ा है, अब पोलर पढ़ते हैं। तो वोल्टेज ऑन द बोथ साइड ऑफ द टाइम एक्सिस एज ए लेवल ऑफ जीरो कैन बी पॉजिटिव, वोल्टेज लेवल ऑफ 1 कैन बी नेगेटिव। यहाँ पर अगर जीरो हुआ तो पॉजिटिव होगा, 1 होगा तो नेगेटिव। ठीक है, अब नॉन रिटर्न टू जीरो हम इसमें भी पढ़ रहे हैं। नॉन पोलर, अब पोलर की जो नॉन रिटर्न जीरो जो कोडिंग है, जैसे देखो आपने को मैंने यहाँ पर बताया था, ये देखो यूनिपोलर में हमने एनआरजेड पढ़ा और पोलर में भी हम एनआरजेड को कवर करेंगे, तो समझते हैं कि क्या है। तो एनआरजेड इनकोडिंग है, इसीलिए लिखा है पोलर एनआरजेड इनकोडिंग 2 लेवल्स पे डिफाइन करती, दैट इज एनआरजेड एल और एनआरजेड आई। व्हाट इज एल और आई, एल मतलब लेवल और आई मतलब इनवर्ट है। ठीक है, देखो यहाँ पर इसका मतलब समझते हैं। इन द एनर्जेट एल द लेवल ऑफ वोल्टेज डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ बिट, है ना, जहां पर वैल्यू ऑफ बिट को डिटरमाइन कर रहा है वो। ठीक है, और आई का मतलब क्या है, इन्वर्जन कर रहा है, या फिर हम कह सकते हैं लेक ऑफ इन्वर्जन को डिटरमाइन कर रहा है। तो यहाँ पर एल से मतलब लेवल को डिटरमाइन कर रहा है, यहाँ पे इन्वर्जन मतलब इनवर्ट को या फिर उसकी कमी को डिफाइन कर रहा है। दोनों ही जो है एनआरजेड एल और एनआरजेड आई बोथ हैव एवरेज सिग्नल रेट एन डिवाइड बाय 2 बीडी, है ना, बीडी मतलब बॉर्डर रेट। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, कभी आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द मतलब बोथ एवरेज सिग्नल क्या होगा दोनों का, तो दैट इज याद रखना, या सिंगली भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको हाईलाइट करके बता रही हूँ। ठीक है, वही एनआरजेड एल और एनआरजेड आई जो है दोनों ही डीसी कंपोनेंट है। व्हाट इज डीसी कंपोनेंट, तो डीसी कंपोनेंट वो होते हैं जो कैरी करते हैं हाई लेवल ऑफ एनर्जी को। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि दोनों ही हाई लेवल ऑफ एनर्जी को कैरीज करते हैं। ठीक है, अब आता है आरजेड, है ना, हम पोलर स्कीम में ही आरजेड रिटर्न जीरो को पढ़ रहे हैं, रिटर्न टू जीरो, क्योंकि अब इसका मतलब क्या है कि कुछ रिटर्न करेगा डेफिनेटली। NRZ encoding occurs when sender and receiver's clocks are not synchronized. The receiver does not know when the bit is one bit has ended and next bit is started. क्या बोल रहा है कि जब एनआरजेड में कुछ प्रॉब्लम थी क्या, कि जब सेंडर और रिसीवर क्लॉक्स जो होती है वो सिंक्रोनाइज नहीं होती है, जमी हुई नहीं होती है, तो रिसीवर को पता ही नहीं चलता है कि फर्स्ट बीट कहाँ पर खत्म हो रही है और सेकंड बीट कहाँ पे स्टार्ट हो रही है। तो इसी का हमने सॉल्यूशन निकालने के लिए रिटर्न जीरो निकाला। क्यों, क्योंकि अगर वो रिटर्न जीरो बीच में कर देगा तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी बीट कहाँ पर खत्म हो रही है और कौन सी बीट कहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो इसमें हम 3 वैल्यूज का यूज करेंगे, दैट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, है ना, क्योंकि पहला अगर पॉजिटिव पॉजिटिव फिर नेगेटिव और बीच में क्या आ जाएगा जीरो। जैसे कि आरजेड की पॉजिटिव स्कीम, जैसे हर बीट में बीच में जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये देखो लुक एट दिस। ठीक है,
अब बाई फेस मैंने आपको बताया था मैनचेस्टर एंड डिफरेंशिएशन मैनचेस्टर क्या होगा, तो आरजेड में हम मिडिल ऑफ द बीट में एंड देखो आरजेड हम जानते हैं, आरजेड हमने समझा क्योंकि हम जिसके अंदर बीट बीच में रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। अब हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं आरजेड का, यानी कि मैनचेस्टर जो है वो आरजेड और प्लस किसका हम बोल सकते हैं स्कीम का है, एल वाला है ना, एनआरजेड एल है ना, एनआरजेड एल, ठीक है। ये इसका हो गया। और वहीं अगर मैं डिफरेंशिएशन की बात करूं तो इसके लिए हमारे पास क्या है, सेम आरजेड तो रहेगा ही रहेगा, आरजेड तो हमारे पास रहेगा ही रहेगा, प्लस हम किसको ले रहे हैं इसके साथ, एनआर जेड आई को, है ना, एनआर जेड आई को, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये समझेंगे कि डिफरेंशियल मैनचेस्टर क्या होता है और मैनचेस्टर क्या होता है। गॉट इट। नाउ आगे समझते हैं। In Manchester and differential Manchester encoding, the transition at the middle of the beat is used for synchronization। यही क्योंकि देखो दोनों में ही हमने रिटर्न जीरो को मतलब कॉमन माना है। अब देख सकते हैं कि हमने दोनों में आरजेड तो लिया ही लिया है ना, इसीलिए हम दोनों में क्या होगा, हमारे पास मिडिल ऑफ द बीट सिंक्रोनाइज होगा, क्योंकि मिडिल में सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है, मतलब मिडिल में 0 बिट सेंड होगी। मिनिमम बैंडविड्थ ऑफ अ मैनचेस्टर एंड डिफरेंशियल मैनचेस्टर इज 2 टाइम ऑफ दैट एनआरजेड। अगर बैंडविड्थ कम से कम बैंडविड्थ की बात करो तो एनआरजेड का हमेशा 2 टाइम्स होगी। बाइपोलर इनकोडिंग वाज यूज्ड 3 लेवल्स, हमने देख लिया ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, ठीक है। आगे समझते हैं। देखो बाइपोलर स्कीम वाज डेवलप एट द अल्टरनेट टू एनआरजेड, है ना, ये एनआरजेड का उल्टा होता है, इसमें कोई डीसी कंपोनेंट नहीं होता है ना। तो यहाँ ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान रखना, एएमआई इसमें हम यूज करते हैं, यूज्ड फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। मल्टी लेवल स्कीम भी इसमें हमने, बट इसमें हमें इतना पढ़ना नहीं है, बट हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इंक्रीज द डेटा रेट और डिक्रीज द रिक्वायर्ड बैंडविड्थ, ये डेटा रेट को हमेशा बढ़ाएगा और डिक्रीज द रिक्वायर्ड बैंडविड्थ जो हमेशा हम चाहते हैं, है ना। तो ये सारे हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसको स्कीप कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम समरी में देखें सबसे पहले तो यूनिपोलर, पोलर, बाईपोलर, मल्टी लेवल और मल्टी ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो स्कीम क्या हो जाएगी इसमें, एनआरजेड पोलर में हमने एल और आई पढ़ा यानी लेवल और इन्वर्ट, बाई फेज पढ़ा है। बाईपोलर में हमने एएमआई देखा है, लेकिन हमने बाकी चीजें इतनी कवर नहीं करी, तो आपको सिर्फ इतनी इतनी चीजें याद रखनी है और साथ में इसकी बैंडविड्थ एवरेज जरूर याद रखें, है ना। तो देखो सब में ही n/2 है, बस ये बाई फेस, क्योंकि देखो इसको मैं याद करने की ट्रिक बता देती हूँ कि बाई फेस में ऑलरेडी बाई मतलब हमेशा आप ध्यान रखना 2 होता है, तो जब इसमें ऑलरेडी 2 दे रखा है तो हमको डिवाइड बाय 2 जब हम करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ऐसे करके आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, नॉट द करेक्ट मतलब एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस, बट आपको बस याद रखना है, दैट्स इट, है ना, हमको रिमेम्बर रखना है। तो ये सारी चीजें हो जाएगी। अब हम ब्लॉक कोडिंग के बारे में समझते हैं हमने, ठीक है। अब हम समझते हैं ब्लॉक कोडिंग कैन गिव अस द रिडंडेंसी एंड इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ लाइन कोडिंग, ठीक है। हमने पहले लाइन कोडिंग पढ़ी, अब हम ब्लॉक कोडिंग पढ़ रहे हैं, और ब्लॉक कोडिंग हमेशा रिडंडेंसी के लिए यूज की जाती है और परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए की जाती है, ठीक है। ब्लॉक कोडिंग चेंज ए ब्लॉक ऑफ m बिट्स इनटू द n बिट्स, m से n में चेंज करती है, क्या करती है, m से n में चेंज करती है, जहां पर n हमेशा क्या होगा, लार्जर होगा, क्योंकि लार्जर देन m, ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा, l लार्जर होगा, है ना। और हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं, m b डिवाइड बाय एन बी, ठीक है। ब्लॉक कोडिंग इज नॉर्मली रेफर्ड टू एज एम बी डिवाइड बाय एन बी कोडिंग, इट रिप्लेस ईच एम बीट ग्रुप विथ एन बीट ग्रुप, ठीक है। आगे देखो स्क्रम्बलिंग क्या होता है, तो स्क्रम्बलिंग इसमें मुझे इतना खास समझ नहीं आया क्योंकि इसमें अच्छी लैंग्वेज नहीं थी, तो मैं अपनी तरफ से आपको अपनी डेफिनेशन समझा देती हूँ, ठीक है। तो स्क्रम्बलिंग इज अ मेथड ऑफ मॉडिफाइंग ऑफ द लाइन कोडिंग, है ना। जब हम लाइन कोडिंग पढ़ के आए तो हमको अब समझ में आ रहा है कि लाइन कोडिंग को मॉडिफाई करना बाय सब्सटीट्यूटिंग अ लॉन्ग रन्स ऑफ जीरो, जब ज्यादा से ज्यादा जीरो आ जाते हैं तो मतलब हम उसको सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं विद प्री डिफाइंड पैटर्न, ऑलरेडी डिफाइंड पैटर्न में, जिसके अंदर इंक्लूड है इंटेंशनल वॉलेशंस इंश्योरिंग सिंक्रोनाइजेशन विदाउट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ बिट। कुल मिला के
कि जब भी अगर हम उसमें हमने देखा एनआरजेड में हम 0 बिट्स ऐड कर रहे हैं मिडिल में, तो बहुत सारी बिट्स इकट्ठी हो जाती हैं। तो स्क्रैम्बलिंग करना ये इसीलिए हम यूज करते हैं ताकि हम उसको मॉडिफाई कर सके, और हम जो जितनी ज्यादा लॉन्ग जीरोज आ रही हैं सब्स्टिट्यूट करने के लिए, तो हम उसको कम कर सके। ठीक है, तो हमको इसलिए बिना उसको इंश्योर करे, बिना नंबर ऑफ बिट को इंक्रीज करे हम इसमें यूज करते हैं। हम इसके अंदर 2 मेथड यूज करते हैं, दैट इज B@Z रिप्लेस 8 कॉन्जिक्यूटिव 0 विथ स्पेशल पैटर्न, और एक और होता है HD B3 यानी कि रिप्लेस द 4 कॉन्जिक्यूटिव 0। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा याद रखना है, दैट्स इट, इसमें इतना ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यही इसकी वो थी। अब इसके अंदर हमारे पास हमने 2 देखे हैं, यहाँ पर हम ये से समझ लेते हैं। B8ZS सब्स्टिट्यूटिंग 8 कॉन्जिक्यूटिव 0 विथ दिस, है ना, इसके साथ हम 8 कॉन्जिक्यूटिव 0 करते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। एक और है HD, हमारे पास HDB3, जिसमें हम 4 कॉन्जिक्यूटिव 0 विथ 000V और B00V डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ नॉन जीरो पल्स आफ्टर द लास्ट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हम इसके अंदर ही करते हैं। नाउ अगेन, अब मैं बात करूं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन की। हमने ऊपर डिजिटल कन्वर्जन को पढ़ा, अब हम इसके अंदर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो क्या बोल रहा है ये, कि जब भी हम पल्स कोड मॉड्यूलेशन, तो मोस्ट कॉमन टेक्निक है ना, क्या होती है, चेंज द सिग्नल, मतलब एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना है, तो डिजिटाइजेशन होता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। इसी को हम डिजिटाइजेशन भी बोल रहे हैं, इसी को हम पल्स कोड मॉड्यूलेशन यानी PCM बोल रहे हैं। ठीक है, PCM इनकोडेड हैज अ 3 प्रोसेस। कौन कौन सी 3 प्रोसेस होंगी वो, तो 3 प्रोसेस होंगी, सैम्पलिंग, क्वांटिजेशन और इनकोडिंग। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये सीक्वेंस में चलेगी, ऐसा ये सीक्वेंस में चलेगी। इट्स लाइक कि कंपोनेंट्स ऑफ पीसी में देखो, यहाँ पे समझो कि सबसे पहले हम एनालॉग सिग्नल को सैंपल में कन्वर्ट करेंगे, राइट। सैंपल को हम क्वांटिटाइज करेंगे और क्वांटिटाइज को हम क्या करेंगे, एनकोड करेंगे। सो इट इज द सीक्वेंस ऑफ द कन्वर्टिंग, है ना। देखो ये एनालॉग सिग्नल है, ये डिजिटल सिग्नल है, तो हम ये एक 1 बाय 1 प्रोसेस करेंगे। सैम्पलिंग से एनकोडिंग करा, एनकोडिंग से क्वांटिटाइजिंग करा। ठीक है, सैम्पलिंग क्या होती है, तो फर्स्ट प्रोसेस है सैम्पलिंग, फर्स्ट स्टेप है, वी कैन से दैट, तो कह सकते हैं इनवर्स ऑफ सैम्पलिंग इंटरवल इज कॉल्ड सैम्पलिंग रेट और सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। इट इज डेनोटेड बाय FS, वेयर FS इज इक्वल टू 1/TS। ठीक है, तो हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी किसके ऑपोजिट होती है, टाइम के ऑपोजिट होती है। तो इसके अंदर हम कह सकते हैं कि जो सैम्पलिंग रेट और सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नाइक्विस्टिक थ्योरम, हमने पहले भी पढ़ी है, द सैम्पलिंग रेट मस्ट बी एटलीस्ट 2 टाइम्स ऑफ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंटेंट टू सिग्नल। हमेशा वो कम से कम 2 टाइम्स तो होगी किसका, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड हमने पढ़ी। अब सेकंड पढ़ते क्वांटिजेशन। क्वांटिजेशन मतलब क्या होता है, जो रिजल्ट होता है सैम्पलिंग का, सीरीज ऑफ पल्सेस विद एम्पलीट्यूड वैल्यूज बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड। तो जब भी हम अगर क्वांटिजेशन की बात करते हैं, तो जो सीरीज जो सैम्पलिंग से हमें मिलती है, ठीक है, और जो एम्पलीट्यूड वैल्यू हमें किसके बीच में मिलती है, मैक्सिमम सिग्नल्स की मैक्सिमम से मिनिमम वैल्यू के बीच में जो भी हमें पल्सेस मिलेंगी या जो एम्पलीट्यूड मिलेंगी, वही वो इनफाइनाइट हो सकती है, दैट कैन बी इनफाइनाइट, है ना। तो हमको इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनकोडिंग, इसके हम एनकोडिंग में यूज नहीं करेंगे और हम इसको इसमें यूज करेंगे। तो हमको कुछ तो निकालना पड़ेगा ना, दैट इज इनफाइनाइट। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू वी मैक्स माइनस वी मिन अपॉन एल। ठीक है, और एल यहाँ पे क्या है, एक प्रकार की जोन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप की चीजें होती है क्वांटिटेशन, लेवल्स और एरर। लेवल्स आप समझ सकते हैं कि कुछ लेवल्स हैं, और एरर मतलब क्या, जो इसके अंदर एरर्स आती हैं वो क्वांटिटेशन एरर कहलाती है। ठीक है, एनकोडिंग, दिस इज द थर्ड और लास्ट स्टेप फॉर द PCM, है ना। हमने PCM पल्स कोड मॉड्यूलेशन को पढ़ा ऊपर, तो उसकी थर्ड स्टेप है ये हमारी थर्ड वाली। ठीक है, अब ईच सैंपल इज क्वांटिफाइड कर दिया हमने, एंड द नंबर ऑफ बिट सैंपल इज डिसाइडेड। ठीक है, यहाँ पर हम डिसाइड कर लेंगे। तो इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज रखनी याद ये कि बिट रेट क्या होगा, तो बिट रेट इज इक्वल टू सैम्पलिंग रेट इंटू नंबर ऑफ बिट पर सैंपल। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि हाउ कैन बी रिप्रेजेंटेड। सो इट इज कि सैम्पलिंग रेट को हम FS से रिप्रेजेंट करते हैं और नंबर ऑफ बिट्स को हम NB से रिप्रेजेंट करते हैं। गॉट इट। सो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है और आपको दिया जा सकता है कि सैम्पलिंग रेट दे रखी है, नंबर ऑफ बिट पर सैंपल दे रखा है, और पूछ ले कि बताओ कि बिट रेट क्या है, तो आपको बस सिंपली मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इट्स लाइक दिस, है ना।
तो ये चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। आगे समझते हैं डेल्टा मॉड्यूलेशन डीएम, है ना। पीसीएम इज वेरी कॉम्प्लेक्स टेक्निक। हमने पीसीएम पढ़ा लेकिन वो एक कॉम्प्लेक्स टेक्निक है, तो हमने उस डेवलप करा टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पीसीएम। पीसीएम की कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए हमने डीएम यानी डेटा मॉड्यूलेशन का मतलब डेवलपमेंट किया, ठीक है। जिसके अंदर हमने वैल्यू, पीसीएम क्या करता है, फाइंड करता है द वैल्यू ऑफ सिग्नल ऑफ एम्पलीट्यूड फॉर हर सिग्नल, हर सैंपल के लिए। और डीएम क्या करता है, फाइंड करता है द चेंजेस फॉर द प्रीवियस सैंपल, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। मॉड्यूलेटर क्या होता है, तो सेंटर साइड पे वो क्रिएट कर देता है स्ट्रीम ऑफ बिट्स को फ्रॉम एनालॉग सिग्नल्स से, है ना। और यहाँ पर क्या करता है, स्मॉल पॉजिटिव और नेगेटिव चेंजेस होते हैं जिसको हम डेल्टा कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मॉड्यूलेटर जो होता है वो सेंटर साइड पे क्या करता है, कुछ स्ट्रीम ऑफ बिट्स को क्रिएट कर देता है, ठीक है। और डीमॉड्यूलेटर क्या करता है, ये रिसीवर साइड पे करता है, जो डिजिटल डेटा को लेता है और स्टेयरकेस मेकर का यूज करता है एंड डिले यूनिट क्रिएट करता है। और जिसका यूज किसका करता है, ये लो पास फिल्टर्स फॉर स्मूथिंग के लिए, ठीक है। तो डीमॉड्यूलेटर क्या हो गया, मॉड्यूलेटर क्या करता है, स्ट्रीम ऑफ बिट को कन्वर्ट करता है। मॉड्यूलेटर क्या करता है, हमारा स्ट्रीम ऑफ बिट में कन्वर्ट करता है, और उसको डीमॉड्यूलेटर क्या करता है, उसको फिर डिजिटल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। डिजिटल डेटा को टेक्स्ट लेता है। एडाप्टिव डीएम क्या हो जाएगा, जो कुछ चेंजेस कर दे अकॉर्डिंग टू द एम्पलीट्यूड, है ना। अब क्वांटिटेशन एरर, मैंने आपको बताया डीएम इज नॉट परफेक्ट, वी नो दैट कि हर कोई चीज परफेक्ट नहीं होती है, तो कुछ क्वांटिटेशन एरर इंट्रोड्यूस हो सकते हैं जिसको हम क्वांटिटाइजेशन एरर बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसमिशन मोड, दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाट इज ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन डिफरेंट टाइप के मोड होते हैं, दैट इज फर्स्ट इज पैरेलल, सेकेंड इज सीरियल। दो टाइप के ट्रांसमिशन मोड हमने देखे, जिसके अंदर हम देखेंगे सीरियल में तीन टाइप होते हैं, दैट इज एसिंक्रोनस, सिंक्रोनस और आइसोक्रोनस, ठीक है। अब पैरेलल ट्रांसमिशन मतलब क्या होता है, देखो पैरेलल हम समझते हैं पैरेलली बहुत सारी चीजें एक साथ चलना, बाइनरी डेटा कंसिस्टिंग वंस एंड जीरो, है ना, ऑर्गेनाइज्ड इनटू द ग्रुप ऑफ एन बिट्स, जहां पर हमारे पास जो बिट्स हैं वो एन हो सकती है नंबर ऑफ, सेम टाइम पे एट द सेम टाइम इंस्टेड ऑफ वन, एक वन बाय वन भेजने की बजाय हम उसको एक ही साथ उसको सेंड करेंगे, गॉट इट। या हम इसको डायग्राम से समझते हैं, देखो जैसे कि मेरे पास ये सेंटर साइड है, ये है रिसीवर साइड, और हम एक साथ कंटिन्यू कितनी सारी जो है उसको सेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी सारी बिट एक साथ चलेगी। अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं तो स्पीड, हमें एक साथ भेजने के लिए स्पीड मिलेगी। अब बस, और एक और डिसएडवांटेजेस क्या बोल सकते हैं कि हमको इसमें नंबर ऑफ बिट कितनी लगेगी, एन लगेगी, क्योंकि जितनी ज्यादा हमारे पास एजेस कितनी ज्यादा बन जाएंगी, ठीक है। सीरियल ट्रांसमिशन मतलब क्या, वन बिट फॉलो अनदर, एक के बाद एक, इट्स लाइक वन बिट फॉलो वन अनदर, ठीक है। सो नीड ओनली वन कम्युनिकेशन, इसमें एक ही चैनल की नीड होती है, और एंड ट्रांसमिशन बिट डेटा यहाँ पे सिर्फ होता है, देखो मतलब सिर्फ एक कम्युनिकेशन चैनल का यूज होता है, किसकी बजाय, एन एन चैनल की बजाय। तो हम देखते हैं सेंडर से रिसीवर में, तो देखो यहाँ पे हमारा जो बीट्स हैं वो जा रही हैं एक वन बाय वन करके, ठीक है। एडवांटेजेस क्या हो जाएंगी कि कॉस्ट कम हो जाएंगी, क्योंकि पैरेलल में कितनी ज्यादा कॉस्ट लग रही थी, है ना। अब अगर मैं सीरियल की बात करूं, सीरियल ट्रांसमिशन, तो इसके तीन तरीके हैं, एसिंक्रोनस, सिंक्रोनस एंड आइसोक्रोनस, ठीक है। एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन मतलब क्या होता है कि टाइमिंग जब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती है, यानी कि किसी भी, मैंने अभी भेजा और आपको अगर 20 मिनट बाद भी मिलती है तो वो कोई मैटर नहीं करती, तो क्योंकि मैं रियल टाइम स्ट्रीमिंग नहीं कर रही हूँ, है ना, लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर रही हूँ, तो दैट इज वाई कि हमको एसिंक्रोनस वहां पर जब हमारा टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और देखो यहाँ पे लिखा है एसिंक्रोनस व्हेन वी सेंड अ फर्स्ट बीट एट द बिगिनिंग एंड वन और मोर स्टॉप बीट एट एंड ऑफ द, यहाँ पे होता है कुछ गैप, इसके बीच में कुछ होता है गैप, क्योंकि हमारे पास टाइम है, हमको टाइम की इंपॉर्टेंस हमारे पास नहीं, हमको ऐसा है कि हमारे गैप चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी मैंने भेजा और यहाँ पे कुछ गैप है और फिर आपको जब मिलेगा, तो दैट इज कॉल्ड कि स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट के बीच में कुछ गैप होती है, ठीक है। स्टार्ट बिट एंड स्टॉप बिट्स द गैप अलर्ट द रिसीवर टू द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द बाइट ऑफ द सिंक्रोनाइजेशन विद डेटा स्ट्रीम, यानी रिसीवर को एक मतलब क्या बोलते हैं उससे, अलर्ट पता पड़ेगा कि कोई डेटा हमारे पास आ रहा है, ठीक है। एसिंक्रोनस हर मींस क्या होता है, एसिंक्रोनस एट द बाइट लेवल पे होता है, बट बाइट आर स्टिल सिंक्रोनाइज, देयर ड्यूरेशन आर द सेम, ठीक है। एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन कैसा होता है कि जैसे इसके बीच में गैप है, ठीक है, ये है, फिर यहाँ पे हमने स्टार्ट और स्टॉप बीट, यानी स्टॉप बीट कितनी, वन बीट स्टॉप पे लगा दी, स्टार्ट बीट जीरो पे, ठीक है।
अब सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, तो सिंक्रोनाइजेशन मतलब अब सेम टाइम पे हम डेटा भेज रहे हैं, है ना। जैसे कि लाइक अगर मैं वीडियो कॉल पे बात कर रही हूँ या मैं लाइव स्ट्रीमिंग कर रही हूँ, दैट इज सेम टाइम, है ना। आपको याद रखने की इतनी जरूरत नहीं है। देखो मैं इसकी ट्रिक बताती हूँ आपको। सिंक्रोनाइजेशन का एस लो आप, और आप सिर्फ एस को याद रखो, एस से सेम टाइम, है ना, उसी टाइम पे हमारा डेटा पहुंच रहा है, दैट इज सेम टाइम। अब कंबाइंड इनटू द लॉन्गर फ्रेम्स, हम फ्रेम्स में कन्वर्ट कर देंगे और विदाउट एनी गैप, क्योंकि एसिंक्रोनस में गैप हो रहा है और यहाँ हमको सेम टाइम पे डेटा पहुंचाना है। अगर कि यहाँ पर गैप होगा तो फिर हमारा डेटा पहुंचेगा नहीं, है ना, वही सेम वाली बात हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे कोई गैप नहीं होगा और डायरेक्टली पहुंचेगा, ठीक है। इन एसिंक्रोनस वी सेंड अ बीट्स वन आफ्टर अनदर विदाउट स्टॉप, मतलब कुल मिला के इतनी सी बात है कि यहाँ पर हम कोई भी गैप नहीं देंगे, कोई बीट सेंड नहीं होगी, डायरेक्टली कम्युनिकेट होगा, ठीक है, लाइक दिस। ये फ्रेम्स में कन्वर्टेड है हमारी कुछ डेटा, और ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो डायरेक्ट हो रहा है, ना कोई यहाँ पर फर्स्ट स्टॉप बीट स्टार्ट बीट का कॉन्सेप्ट है। गॉट इट, ठीक है। आइसोक्रोनस मतलब क्या होता है, इन रियल टाइम ऑडियो एंड वीडियो अनइवन डिले बिटवीन द फ्रेम्स आर नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है। सिंक्रोनाइज ट्रांसमिशन फेल्स, तो देखो जब भी हम रियल टाइम ऑडियो की बात करते हैं और वीडियो की बात करते हैं या फिर अन डिले बिटवीन फ्रेम्स के बीच में, तो वो कभी कभी क्या होता है कि सिंक्रोनाइजेशन फेल हो जाता है। तो इस टाइप के एप्लीकेशन के लिए हम क्या करते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है सिंक्रोनाइजेशन की या सिंक्रोनाइज की, वो इनफ नहीं है। तो एंटायर स्ट्रीम ऑफ बीट को सिंक्रोनाइज करने के लिए हमें आइसोक्रोनस ट्रांसमिशन की जरूरत पड़ती है, जो कि गारंटी देता है किस बात की, डेटा अराइव एट द फिक्स रेट, उसी टाइम पे उसी रेट पे डेटा पहुंचेगा, ठीक है। सो मतलब दैट मीन्स कि देखो सिंक्रोनाइजेशन और आइसोक्रोनस में डिफरेंस क्या है, तो कि सिंक्रोनाइजेशन हमारा डेटा पहुंचाता तो है बट फिक्स नहीं है कि वो सारा डेटा पहुंचाए। क्या होता है कि कभी कभी हम वीडियो कॉल करते हैं और अगर नेटवर्क सिग्नल नहीं आता है तो हमें पूरी बात सुनाई नहीं देती है, तो वो थोड़ी देर बाद भी कट के, अगर मान लो कि वो कट के हट जाती है, तो वो क्या हो गया, सिंक्रोनाइज हो गया। लेकिन आइसोक्रोनस क्या करता है कि वो थोड़ी देर बाद भी आएगी तो वो स्पीडली चल जाएगी। आपने कभी कभी नोटिस किया होगा कि अगर हम वीडियो कॉल पे बात करते हैं और अगर नेटवर्क इशू होता है तो हमें जल्दी जल्दी आवाज सुनाई देने लग जाती है एकदम, और फिर वो उसको टाइम को कवर कर लेता है। तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल है, आप इसको इससे समझ सकते हैं ना। तो हमेशा वो ये क्या करेगा, गारंटी देगा कि आपका डेटा पहुंचेगा तो सही उसी रेट में जिस रेट में हम भेज रहे हैं। मैंने अगर 10 मिनट 5 सेकंड की वीडियो सेंड करी है तो वो आपको बिल्कुल उसी लेवल पे पहुंचेगी, उसी लेवल पे मिलेगी, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे। थैंक यू।